हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज जानने वाले हैं सीमेन एनालिसिस क्या होता है। तो क्या होता है सीमेन एनालिसिस, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। सीमेन एनालिसिस, पुरुषों में ये जांच लिखा जाता है। आखिर क्यों लिखा जाता है? सीमेन एनालिसिस का जांच इनफर्टिलिटी के लिए लिखा जाता है, क्योंकि पुरुषों में अगर इनफर्टिलिटी हो रहा है, बांझपन हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा जांच लिखा जाता है। कुछ कारण में ये जांच, जैसे कि डोनेट कर रहे हैं स्पर्म, तभी भी ये जांच लिखा जा सकता है। अदरवाइज कुछ अदर कंडीशन में भी ये जांच लिखा जा सकता है। लेकिन इनफर्टिलिटी के केस में पुरुषों में ज़्यादातर ये जांच जो है लिखा जाता है। तो ये जांच होता कैसे है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो ये जांच के लिए आपको, पुरुषों को, लगभग 3 से 5 दिन तक कोई भी मास्टरबेशन के फॉर्म में वो डिस्चार्ज करके सीमेन को नहीं निकालना है, इजाकुलेशन नहीं करना है। चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के वजह से, या फिर मास्टरबेशन की वजह से, या फिर कुछ और कंडीशन की वजह से जिसमें आप सीमेन डिस्चार्ज 3 से 5 दिन तक परहेज करके सीमेन डिस्चार्ज को नहीं डिस्चार्ज कराना है उसको, मतलब वॉल्यूम अच्छा के लिए ये 3 से 5 दिन तक आपको लगातार कोई भी डिस्चार्ज नहीं करना है, तब आप जाएंगे जांच के लिए। तो जैसे ये जांच के लिए आप जाते हैं तो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा रहता है। मास्टरबेशन करके सीमेन को जो है कंटेनर दिया जाता है, वाइट कलर का कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है जो सूखा रहता है, ड्राई रहता है, और स्टेराइल कंडीशन जो है कंटेनर दिया जाता है। तो मॉर्निंग में इसका अच्छा जो है माना जाता है कि मॉर्निंग में बेस्ट रहता है सीमेन एनालिसिस के लिए। तो एक कंटेनर में आपको मास्टरबेशन करा के उसमें जो है आपका सीमेन कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है, और विदिन 5 मिनट्स में वो कंटेनर आपको लैब तक पहुंच जाता है और जांच शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है आपको करने पड़ते हैं। तो सीमेन एनालिसिस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनफर्टिलिटी के केस में, बांझपन के केस में ये टेस्ट लिखा जाता है। तो इसके अंदर कैसे जानेंगे आप लोग कि इसका जांच में कैसे पता चलेगा क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ होता है। जैसे कि पहला जो होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि आप जो आंखों से देख पा रहे हैं शुक्राणु के बारे में, वो फिजिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। दूसरा जो जांच इसमें लिखा रहता है केमिकल एग्जामिनेशन, यानी कि केमिकल मिला के शुक्राणु के बारे में जानना, उसके काउंट के बारे में जानना, तो ये केमिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। तीसरी इसमें जो लिखा रहता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है सीमेन में क्या है, कितने स्ट्रक्चर हैं। तो ये सारे को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले अगर आप सामने सीमेन को रखे हैं तो फिजिकली आप क्या देख पा रहे हैं? तो सबसे पहले उसका कलर देखना होगा। तो कलर नॉर्मल कंडीशन में वाइटिश ग्रे होता है। कुछ अबनॉर्मल कंडीशन में जो कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि येलो, ब्लैक, रेड हो सकता है। येलो कलर जॉन्डिस के केस में हो सकता है, ब्लैक कलर मलेरिया या कालाजार के केस में हो सकता है, वाइट कलर जो होता है ऐसे वाइटिश ग्रे होता है। बट कुछ कंडीशन में बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं तो उसमें जो है प्रोस्टेट के अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, या गोनोरिया या क्लैमिडिया की इन्फेक्शन से वो कंडीशन ऐसा हो सकता है। या फिर रेड कलर दिखता है तो भी उसमें कुछ इंजरी हुआ हो, या फिर फिमोसिस हुआ हो, या पैराफिमोसिस हुआ हो, या कोई टाइप की इंजरी हुआ जिसके वजह से उसमें रेड सेल्स आ रहे हैं, यानी कि लाल लाल खून जैसा दिख रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है। बट नॉर्मल कंडीशन में इसका कलर वाइटिश ग्रे कलर का होता है। तो चलिए ये कलर हम लोग जान लिए। सेकंड जो है इसमें वॉल्यूम देखा जाता है। वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना ml होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में 2 से 5 ml होना चाहिए पर इजाकुलेशन। तो 2 से 5 ml अगर उससे कम हो रहा है तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, अबनॉर्मल है। जैसे कि नाइटफॉल हो रखा था पहले से, या फिर आप मास्टरबेशन कर रहे थे, या फिर आप प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हो जाता है जिसमें कि वॉल्यूम कम मिल सकता है, या अदर कंडीशन में वॉल्यूम कम मिल सकता है। नॉर्मली 2 से 5 ml इसका वॉल्यूम होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं अगली जो है फिजिकल एग्जामिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अगला इसमें हम लोग जानेंगे लिक्विफिकेशन टाइम, यानी कि कितने समय में वो लिक्विफाई हो जाता है, गाढ़ा रहता है। और उसका लिक्विफिकेशन का टाइम, मतलब जब सीमेंट निकलता है तो वो 10 से 30 मिनट के अंदर वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि लिक्विड जैसा, मतलब वो गाढ़ा से पतला हो जाता है 10 से 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 10 मिनट से पहले
10 से 30 मिनट टाइम है इसका लिक्विफाई होने का। लेकिन अगर 10 मिनट से पहले लिक्विफाई हो जा रहा है या 30 मिनट के बाद लिक्विफाई हो जा रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 से 30 मिनट के अंदर ये जो लिक्विफाई होने के बाद ये सर्विक्स में चला जाता है। अगर 10 मिनट से पहले सर्विक्स क्लोज हो जाता है, जो जिसमें ये सीमेंट जाता है सर्विक्स में फीमेल का, तो 10 से 30 मिनट में जो है लिक्विफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट से पहले सीमेंट सर्विक्स क्लोज हो जाता है। अगर 30 मिनट के ऊपर जाएंगे तभी भी सर्विक्स क्लोज हो जाएगा, तो सीमेंट नहीं जाएगा सर्विक्स में, फीमेल के सर्विक्स से एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका लिक्विफिकेशन टाइम दिया है 10 से 30 मिनट। कुछ कंडीशन में जो है क्यों इसका जो है टाइम बढ़ जाता है, स्मोकिंग करते हैं तब ये लिक्विफिकेशन टाइम बढ़ जाता है, और कब ये टाइम घट जाता है, जैसे कि फाइब्रोलाइसिन है या फिर किडनी डिजीज़ में या लीवर डिजीज़ में टाइमिंग जो है लिक्विफाई जल्दी हो जाता है, तो वो कुछ ये कंडीशन के वजह से। अगला इसमें अब ये हम लोग फिज़िकल एग्जामिनेशन जान लिए। नेक्स्ट इसमें जानते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ केमिकल मिला के उसका जांच किया जाता है। तो सबसे पहले पीएच की बात आती है। नॉर्मली जो स्पर्म होता है अल्कलाइन होता है, जिसका 7.8 से 8.2 उसका पीएच होता है, लेकिन कोई कंडीशन में ये पीएच बदल गया तो एसिडिक, जैसे कि आप एस्कॉर्बिक एसिड खाते हैं यानी साइट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक ले रहे हैं, तो कुछ कंडीशन में ये जो है स्पर्म जो होता है ज़्यादा एसिडिक रहेगा तो स्पर्म के लिए खतरा होता है, यानी स्पर्म डेथ कर जाएगा या फिर कुछ डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये अल्कलाइन इसका नेचर है। 7.8 से 8.2 इसका पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन में बात कर रहे हैं, फ्रूटोस की बात करते हैं, यानी कि स्पर्म को सीमेन को एनर्जी देने के लिए फ्रूटोस होता है, जो कि 20 से 30 mg/dl होना चाहिए, क्योंकि ये एटीपी बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रूटोस का भी इम्पोर्टेंस है। अब लास्ट इसमें एक जांच है जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उसमें काउंट कितना है, मोटिलिटी कितना है। मोटिलिटी इसमें सबसे पहले जानेंगे 85% मतलब एक्टिव मोटिलिटी होना चाहिए, स्पर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव और मोटाइल होना चाहिए, मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो 85% होना चाहिए उसमें नॉर्मल कंडीशन में, और स्लगिश जो है 10% रहता है नॉर्मली, और नो मोटाइल 5% रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सारे जांच जो है इसमें बताता है। नेक्स्ट इसमें काउंट देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में स्पर्म का काउंट जो होता है 80 से 120 मिलियन पर ml होता है, ठीक है, और लोवेस्ट जो होता है 80 से 120 मिलियन पर ml होता है, और लोवेस्ट जो होता है 40 मिलियन जो होता है पर ml होता है, ये लोवेस्ट होता है। अगर 40 मिलियन काउंट उसमें आ रहा है 40 मिलियन पर ml, तो उसका मोटिलिटी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके इनफर्टिलिटी वगैरह नहीं होगा, और उसका मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली 80 से 120 मिलियन पर ml होना चाहिए काउंट स्पर्म का। जैसे कि अगर कम मिल रहा है, तो जैसे स्पर्म काउंट कम मिल रहा है तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, एकदम भी स्पर्म उसमें है नहीं तो एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। ये सारे कंडीशन हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, या फिर ये सारे स्पर्म काउंट में बताता है आपको, जो कि इनफर्टिलिटी हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा काउंट के बारे में। तो अगर स्पर्म कम है और उसका मोटिलिटी ज़्यादा है तो भी ठीक रहता है, मतलब कुछ कंडीशन में। लेकिन अगर स्पर्म भी कम है, मोटिलिटी भी कम है, तो फिर इनफर्टिलिटी का चांसेस रहता है। अगर स्पर्म कम है, मोटिलिटी ज़्यादा है, तो भी एक नॉर्मल कंडीशन में वो ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट अब इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो है और भी हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सपोज दैट ये है स्पर्म, एग्जांपल के फॉर्म में देखिए स्पर्म, ये स्पर्म का हेड है, ये उसका बॉडी है, ये इसका बॉडी पार्ट है, और ये है टेल। अब ये स्पर्म का मॉर्फोलॉजी यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रहता है। बट कोई कंडीशन में क्या होता है, इसमें 2 सिर बन जाता है, ठीक है, जिसमें एमॉर्फस हेड बोलते हैं। या कोई कंडीशन में ये पूंछ ही नहीं रहता है,
नो टेल। किसी कंडीशन में क्या होता है डबल पूंछ, 2 पूंछ बन जाता है, तो ये, और किसी कंडीशन में डबल बॉडी बन जाता है। तो ये सारे मॉर्फोलॉजी है जिसमें कि ये जांच में पता चलता है आपको। अदर्स मतलब इसके अलावा कुछ और भी इसमें देखा जाता है, जैसे कि जो इरेथ्रोसाइट सेल्स होते हैं उसमें देखा जाता है कहीं है तो नहीं, नॉर्मली नील रहता है। अगर मिलता है तो 2 से 3 HPF मिलता है जो है HPF, तो इसका मतलब जो है उसमें कुछ फिमोसिस का कंडीशन या कुछ प्रोस्टाइटिस के कंप्लेन है, या फिर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है, या फिर कुछ अदर कंडीशन जिसमें कि इरेथ्रोसाइट्स मिले हैं तो दिक्कत है। अदरवाइज नील रहता है। WC की बात करें, पस सेल भी बोलते हैं, इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। नॉर्मली 0 से 1 HPF रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर 5 से 10 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसमें कुछ पस के कलेक्शन हो सकते हैं, गोनोरिया के केस में, क्लैमिडिया के केस में। पैरासाइट भी इसमें देखा जाता है, नॉर्मली नील रहता है, लेकिन अगर पैरासाइट्स उसमें हैं तो उच्च एरिया बैनक्रॉफ्टी हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकते हैं, या फिर ट्राइकोमोनास वैजिनलिस का पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक नॉर्मली जांच लिखा जाता है इतने सारे कंडीशन को जानने के लिए। आप लोग भी इससे अवेयर रहें। जब भी आप सीमेन एनालिसिस के लिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर कुछ परहेज बताते हैं और कुछ आपको जो है कंडीशन बताते हैं। तो परहेज में ये है कि 3 से 5 दिन तक कोई सीमेन का इजैकुलेशन नहीं करना है, और साथ ही साथ अगले बार भी अगर आप जांच कराते हैं तो लगभग 12 दिन का गैप पे या 12 to 15 डेज पे फिर दोबारा जांच जो है कराना, आपका डॉक्टर कराना होता है तो कराते हैं। सीमेन एनालिसिस स्पेशली इनफर्टिलिटी के लिए कराया जाता है पुरुषों में, और अदर कुछ कंडीशन में कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, और जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, सीमेन एनालिसिस के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।